हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2। प्रीवियस वीडियो में देखिए दोस्तों, हमने चैप्टर 2 के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न आपको करा दिए थे। और आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी यहाँ पे भी हम पांच लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एक परिपक्व भ्रूणकोश अथवा मादा युग्मकोश विधि का नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, क्या कहा दोस्तों हमने कि एक परिपक्व भ्रूणकोश यानी जो हमारा एम्ब्रियो साइक होता है, या इसको हम फीमेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो एक परिपक्व भ्रूणकोश अथवा फीमेल गेमेटोफाइट का नामांकित डायग्राम बनाना है। ठीक है, और दर्शाना कि इसमें कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक परिपक्व भ्रूणकोश का डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, आइए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से जो एक परिपक्व भ्रूणकोश होता है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हमारा भ्रूणकोश है, ठीक है, वो एक हम कह सकते हैं कि एक शेप यानी अंडे-नुमा टाइप की संरचना होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा भ्रूणकोश है उसकी आकृति कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, अब इस भ्रूणकोश में देखिए मुख्यतः सबसे ऊपर की ओर 3 ठो सेल होती हैं। ठीक है, ऊपर कितनी सेल होती हैं? 3 सेल होती हैं, और नीचे की ओर भी 2 सेल होती हैं, और इसके ऊपर 1 सेल होती है। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर वाली ये जो यहाँ पास की ये सेल होती है, ठीक है, इस सेल को हम बोलते हैं अंड कोशिका। ठीक है, एक सेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? हम एक सेल बोलते हैं, या हम इसको अंड कोशिका भी कह सकते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, और एक सेल के बाद जो नीचे की 2 कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। ये जो दोनों सेल हैं, ठीक है, इन दोनों सेलों को हम क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। तो ये कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका है। ठीक है, और ऊपर की जो तीनों आपको सेल दिख रही है 1 2 3, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, या कि इसको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों सेलों को हम क्या कहते हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं। इनको हम प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रतिमुखी कोशिका जो है 3 होती है। ठीक है, प्रतिमुखी कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया। इसके बाद जो एक कोशिका होती है ऊपर की ओर यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं एक सेल। ठीक है, और एक सेल के नीचे जो 2 कोशिकाएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एक कोशिका ये और एक कोशिका ये, इनको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। ठीक है, और जो हमारी एक सेल है यानी अंड कोशिका और जो सहायक कोशिका है, इसको मिलाकर हम दोनों को आपस में मिलाकर क्या बोलते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? दोनों को मिलाकर अंड समुच्चय कहते हैं आपस में। पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो अंड सेल है और सहायक कोशिका को हम आपस में क्या कहते हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। ठीक है, और देखिए ये जो बीच वाली पूरी की पूरी ये बड़ी कोशिका जो आपको दिख रही है, बीच का पूरा भाग, तो ये कोशिका केंद्रीय कोशिका होती है। चूंकि यह केंद्र में कोशिका स्थित है तो यह केंद्रीय कोशिका है। ठीक है, तो ये कौन सी कोशिका है? केंद्रीय कोशिका है। अब देखिए केंद्रीय कोशिका के बाद यहाँ पे जो है बीच में क्या होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इस बीच के दोनों केंद्रक को हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन बीच के दोनों केंद्रक जो होते हैं ये पोलर न्यूक्लियस होते हैं या ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। क्या होते हैं ये? ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। ये ध्रुवीय केंद्रक इसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए एक परिपक्व भ्रूणकोश की यदि संरचना बेसिकली देखा जाए तो उसमें 2 क्वेश्चन मेनली आपको याद रखने पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि एक परिपक्व जो भ्रूणकोश या एम्ब्रियो साइक होता है, या ऐसा भी दे सकता है कि एक परिपक्व फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो एक परिपक्व फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोश विधि में कितने केंद्रक और कितनी कोशिका होती है। तो यदि आपसे पूछता है कि सेल यानी कोशिका कितनी होती है, ठीक है, एक परिपक्व भ्रूणकोश में कोशिका कितनी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 और 4 5 6, और ये बीच वाली जो पूरी कोशिका है ये 7। तो सेल की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, तो कोशिकाएं कितनी होती है? 7 होती है। और यदि आपसे पूछता है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक की संख्या यदि पूछता है एक परिपक्व भ्रूणकोश में, तो केंद्रक की संख्या कितनी होती है? देखिए 7 कोशिकाएं हैं, तो 7 कोशिकाओं में यहाँ पे देखिए एक कोशिका में 1 केंद्रक है, इन तीनों कोशिकाओं में 1 केंद्रक है, तो 3 केंद्रक हो गए। उसके बाद नीचे की जो तीनों कोशिकाएं हैं इनमें भी 1 केंद्रक है, तो 3 और 3 यहाँ पे 6 केंद्रक हो गए। और यहाँ पे जो बीच वाली केंद्रीय कोशिका है, तो केंद्रीय कोशिका में देखिए ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं? 1 2, तो ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं? 2, तो टोटल केंद्रक की संख्या कितनी हो गई? 3 3 6 और ये 2 8, तो टोटल जो केंद्रक की संख्या वो कितनी होती है? 8। तो यानी एक परिपक्व भ्रूणकोश में जो केंद्रक होता है वो 8 होता है, और सेल कितनी होती है? 7 कोशिकाएं होती है।
तो हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व भ्रूण कोष जो है वो 7 कोष की और 8 केंद्र की संरचना होती है, ठीक है। और ये पेपर में कभी कभी 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एक परिपक्व भ्रूण कोष या मादा युग्म कोष विधि का नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि लघु बीजाणु अथवा परागकण का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। तो जो लघु बीजाणु होता है या परागकण जिसको कि हम नर जननांग बोलते हैं, ठीक है, तो जो नर युग्म कोष विधि होता है या हमारा जो परागकण होता है उसका यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए एक परागकण की संरचना में बेसिकली इसकी संरचना भी बहुत ईजी है, ठीक है। देखिए इसकी संरचना में बेसिकली हमको कितने भाग दिखाई देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें मेनली 2 भाग होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया हमारा क्या एक्जाइन और दूसरा हो गया क्या इंटाइन, ठीक है। देखिए ये बेसिकली एक इसके बाहर का जो आवरण होता है वो कटीले नुमा होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ये जो संरचना दिख रही है, ठीक है, यहाँ पास से ये जो संरचनाएं दिख रही है तो ये संरचनाएं कैसी है, एक कांटे नुमा संरचना है। और इसकी जो बाहरी परत होती है यानी कांटे नुमा संरचना होती है वो क्या कहलाती है, एक्जाइन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, एक्जाइन कहलाती है। और वहीं जो इसके भीतरी वाली कोशिका होती है, ठीक है, इसके भीतर वाली जो कोशिका होती है यानी भीतरी भाग जो होता है इसका, ठीक है, तो इसकी इनर सेल क्या कहलाती है, यहाँ पे जो भीतरी कोशिका होती है इसकी ये क्या कहलाती है, ये इंटाइन कहलाती है, ठीक है। तो यानी बाहरी भाग जो है इसका क्या कहलाता है, एक्जाइन कहलाता है, और जो भीतरी भाग होता है वो क्या कहलाता है, इंटाइन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो जो आपस में देखिए जो बाहरी परत है हमारी कौन सी, एक्जाइन, ठीक है। तो ये एक्जाइन की परत है, तो एक्जाइन की परत और इंटाइन की परत जहां पर आपस में मिलते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे एक धंसा भाग होता है, ठीक है, धंसा हुआ भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है। यानी एक कनेक्टिव भाग होता है, ठीक है, जहां पे एक्जाइन परत जो है वो जुड़ता है, ठीक है। तो यह परत क्या कहलाती है, यह स्थान क्या कहलाता है, जर्मपोर कहलाता है, ठीक है। और बेसिकली एक जो परागकण है हमारा या पोलन ग्रेन जो हमारा है उस पोलन ग्रेन में मुख्यतः 2 चीजें होती है, ठीक है। एक तो हमारा होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि एक स्पष्ट केंद्रक आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो है कई सारे यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पे परागकण के अंदर यहाँ पे कई सारे साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो है बिखरे हुए या भरे पड़े होते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, परागण और निषेचन में अंतर, ठीक है। अक्सर पेपर में परागण और निषेचन में अंतर पूछा जाता है, ठीक है। तो एक साइड हमारा है परागकण या परागण या पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरी साइड क्या है हमारा निषेचन या इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए बेसिकली परागण जो है, ठीक है, यानी पॉलिनेशन जो होता है, तो पॉलिनेशन बेसिकली एक प्रकार की ऐसी क्रिया है जिसमें परागकण जो हैं वो पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। यानी परागकण क्या करते हैं, पराग कोर से निकलकर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और यह क्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है, ठीक है। इसके विपरीत यदि हम बात करें निषेचन की, तो निषेचन क्रिया जो है इसमें नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं, यानी फीमेल गैमीट और मेल गैमीटोफाइट जो है आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, और आपस में मिलते हैं, ठीक है, और एक जाइगोट का फॉर्म करते हैं, तो यह क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया के अंत में 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। जो पॉलिनेशन है तो पॉलिनेशन की क्रिया के अंत में क्या बनता है, इसमें 2 नर युग्मक बनते हैं, ठीक है, यानी 2 मेल गैमीटोफाइट का निर्माण होता है। अब देखिए इसके अंत में क्या होते हैं, युग्मनज बनता है, ठीक है। इसमें जो युग्मक होते हैं या जाइगोट होते ये या गैमीट जो होते हैं वो आपस में मिल करके युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है, इस क्रिया में अगुणित कोशिका भाग लेती है, ठीक है, यानी यहाँ पे हैप्लॉइड सेल भाग लेती है, ठीक है। इसके विपरीत देखिए जो निषेचन है बेसिकली इस क्रिया में अगुणित कोशिकाएं मिलकर एक द्विगुणित कोशिका बनाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो अगुणित कोशिकाएं होती है या हैप्लॉइड सेल होती है तो आपस में मिल जाती है 2 हैप्लॉइड सेल और एक डिप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं, यानी जाइगोट का फॉर्म करते हैं और जाइगोट एक डिप्लॉइड संरचना होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया के लिए सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, यानी जो हमारा परागण की क्रिया होती है इसमें बेसिकली किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और बेसिकली यदि क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण होता है तो उसमें बिल्कुल मात्रा में यानी उसमें तो और ज्यादा मात्रा में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो बिना माध्यम के नहीं होता है, ठीक है। इसके विपरीत देखिए इसमें क्या होता है कि इस क्रिया के लिए बेसिकली माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके विपरीत जो निषेचन है इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला डिफरेंस क्या है दोस्तों कि इस क्रिया के बाद जो पुष्प होते हैं उसमें सामान्यतः आकार की परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, यानी कोई भी मार्फोलॉजिकली चेंजेस नहीं आते हैं। और जबकि निषेचन के बाद जो बनने वाली संरचना होती है वो फल एवं बीज में बदल जाती है, ठीक है। निषेचन के बाद जो हमारा अंडाशय है वो फल में बदल जाता है और जो बीजांड है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि परागण और निषेचन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्या है,
नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, ठीक है। यानी जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है और फीमेल गैमेटोफाइट, इनके मध्य क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक साइड हमारा है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद और एक साइड हमारा है मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि यह लघु बीजाणु से विकसित होते हैं जो कि पराग कोष के अंदर लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, ठीक है। देखिए जो बेसिकली मेल गैमेटोफाइट होते हैं तो पराग कोष जो है, ठीक है, जो स्टेमेन होती है, पुंकेसर जो होती है, पुंकेसर यूनिट होती है पुमंग की, और पुमंग हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। तो पुमंग की जो यूनिट होती है वो पुंकेसर होती है, और पुंकेसर जो है 3 भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कनेक्टिव एंथर और इसके अलावा फिलामेंट। तो देखिए जो हमारा एंथर होता है या पराग कोष होता है, तो पराग कोष के अंदर परागधानियां होती है या माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो है माइक्रोस्पोरोफिल या कि पोलन ग्रैंड जिसको परागकण बोलते हैं, अंदर परागकण होते हैं, ठीक है। और यही परागकण जो होते हैं बेसिकली नर युग्मकोद्भिद की प्रथम अवस्था होती है, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद जो है यह लघु बीजाणु से विकसित होते हैं, ठीक है, जो कि पराग कोष के अंदर लघु बीजाणुधानी में बनते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो मादा युग्मकोद्भिद होता है यह गुरु बीजाणुधानी में विकसित होता है, ठीक है, और जो बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी से बनता है, ठीक है। तो मादा युग्मकोद्भिद यह जो, तो हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि बीजांड के अंदर क्या होता है, भ्रूण कोष होता है या फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसके अंदर जो अंड कोशिका है वो मेल गैमेटोफाइट से मिलती है आपस में, ठीक है। तो जो मादा युग्मकोद्भिद होती है यह गुरु बीजाणुधानी से विकसित होते हैं और बीजांड अथवा गुरु बीजाणुधानी में बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है, यह परिपक्व होने के बाद लघु बीजाणुधानी से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है वो क्या करता है, परिपक्व यानी कि मैच्योर होने के बाद लघु बीजाणुधानी से बाहर निकलता है और वर्तिकाग्र की सतह पर जाके गिरता है, ठीक है। इसके बाद पॉलिनेशन की क्रिया जो है आगे होती है। इसके विपरीत जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है या मादा युग्मकोद्भिद होता है यह स्थायी रूप से गुरु बीजाणुधानी के अंदर ही रहता है, ठीक है। यानी यह मेगा स्पोरेंजियम के बाहर नहीं निकलता, यह वहीं पे स्थिर रहता है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है, इसका विकास जो है 2 चरणों में होता है, ठीक है, परागण के पहले एवं परागण के बाद, ठीक है। तो जो हमारा मेल गैमेटोफाइट होता है या नर युग्मकोद्भिद होता है इसका विकास 2 चरणों में होता है। पहले क्या होता है कि जो हमारा नर युग्मकोद्भिद होता है वो किसके अंदर, पराग कोष यानी एंथर के अंदर ही क्या करता है, डेवलप होता है, और एंथर से निकलने के बाद जब वर्तिकाग्र की सतह पर गिर जाता है तो पॉलिनेशन के बाद भी क्या होता है, इसमें जर्मिनेट होता है, यानी ये अंकुरित होता है और इसमें परिपक्व होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो विकास है वो 2 चरणों में होता है, कुछ तो पहले हो जाता है और कुछ परागण के बाद होता है। इसमें देखिए जो मादा युग्मकोद्भिद है हमारा, इसका विकास जो है केवल एक ही चरण में होता है, निषेचन के पहले, ठीक है। तो फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का जो पूरा का पूरा परिपक्वन है या पूरा का पूरा जो मैचुरेशन स्टेज होती है ये एक बीजांड के अंदर निषेचन के पहले ही संपन्न हो जाती है, ठीक है। क्योंकि निषेचन के बाद इसको क्या होता है कि जो अंड कोशिका होती है वो केंद्रक से मिल जाते हैं, ठीक है, नर केंद्रक से मिल करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेती है। इसके बाद देखिए अगला डिफरेंस क्या है कि निषेचन के बाद नर युग्मकोद्भिद नष्ट हो जाता है, ठीक है। निषेचन के बाद नर युग्मकोद्भिद क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और एक नई संरचना निर्माण हो जाती है। इसके विपरीत जो हमारा मादा युग्मकोद्भिद है, देखिए निषेचन के बाद ये भ्रूण एवं भ्रूण कोष में बदल जाते हैं, ठीक है। जब अंड कोशिका और हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है ये आपस में मिल जाते हैं तो उसके बाद जो है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट से भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जाइगोट से भ्रूण का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ये एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहलाता है, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका था। अब देखिए इसके बाद अगला हमारा क्या है कि परिपक्व नर युग्मकोद्भिद जो होता है इसमें 3 कोशिकाएं होती है, ठीक है, एक वर्धी एवं 2 नर युग्मक होती हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट होता है यह परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद में 7 कोशिकाएं होती है, ठीक है। एक फीमेल गैमेटोफाइट में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है। हमने जब आपको फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोष की संरचना बताई है तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा एक परिपक्व भ्रूण कोष होता है वह एक 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती है। अगला डिफरेंस क्या है दोस्तों, जो नर युग्मकोद्भिद होता है वो लघु बीजाणु से पराग नलिका के रूप में बाहर आता है, ठीक है। तो पराग नलिका क्या होती है, एक माध्यम होती है लघु बीजाणु को अंदर तक ले जाने के लिए, ठीक है। और वहां से फिर वो बीजांड के सिरे यानी बीजांड द्वार से इंटर करते हैं कहां, भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक में। इसके बाद देखिए जो मेल गैमेटोफाइट के बाद जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है यह गुरु बीजाणु के अंदर ही रहता है, ठीक है। यह वहीं पे स्थिर रहता है और वहीं पे इसका मैचुरेशन यानी परिपक्वन होता है, यह किसी भी प्रकार से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद के मध्य डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।